कैनेटिक्स, कैनेटिक्स का मतलब मूवमेंट, किसमें? केमिकल में। केमिकल के कोई रिएक्टेंट है, उसके पार्टिकल्स में जो मूवमेंट होगी, जो कोलाइड करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तो उसकी स्टडी हम करेंगे, उसको केमिकल कैनेटिक्स बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके 3 एस्पेक्ट होंगे। पहला एस्पेक्ट है फिजिबिलिटी, यानी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। थर्मोडायनेमिक्स बताएगा कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। अगर डेल्टा जी गिब्स एनर्जी चेंज नेगेटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी रिएक्शन होगी। और डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ये कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स। अब रिएक्शन कितनी होगी, रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वो कौन बताएगा? इक्विलिब्रियम। केसी की वैल्यू बताएगी कि रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड में है या बैकवर्ड डायरेक्शन में है, प्रोडक्ट कितना मिला है, रिएक्टेंट कितना मिला है, वो कौन बताएगा? केसी की वैल्यू बताएगी। और तीसरी चीज़ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसके बारे में कौन बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स, जो ये चैप्टर आप पढ़ोगे। इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में टाइम का जिक्र होगा, कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हुई, कितने टाइम में रिएक्शन हाफ हुई है, कितने टाइम में। और मान लो किसी केमिकल रिएक्शन का टाइम के साथ कनेक्शन हो तो आप उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे कहाँ यूज़ करते हैं, वो बताइए। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है? इम्पोर्टेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन। बेटा आप ब्रेड लेकर आते हैं, जब आप ब्रेड लेकर आते हैं तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। एक्सपायरी डेट लिखी होती है किस पे? खाने वाली सभी चीज़ों पे, ब्रेड पे, फूड प्रोडक्ट्स पे, मेडिसिन्स पे। क्यों लिखी होती है? इन पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है क्योंकि इतनी देर में ये केमिकल्स या इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो अपने केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज कर देंगी। ठीक है, ब्रेड पे, फूड प्रोडक्ट्स पे या मेडिसिन पे जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है, टाइम ही होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि डायमंड इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट। ये कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताएगा कि डायमंड इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट। ये तो टेंशन पड़ गई, जो इतनी सारी ज्वेलरी की शॉप्स हैं वो सारे के सारे टेंशन में आ गए कि जी डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा। डायमंड रिंग कोई नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि डायमंड तो ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा। बट दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो that it cannot be converted into finite time, यानी कि एक टाइम में ये पूरा ख़त्म नहीं होगा, मतलब कि कई साल लगेंगे, मिलियन साल लगेंगे। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसका मतलब है कि डायमंड इज़ फॉरएवर, डायमंड है सदा के लिए। क्लियर है? डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है बट इतना टाइम लगाता है कि डायमंड जो है आपके सामने कभी कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि डायमंड इज़ फॉरएवर। ये केमिकल रिएक्शन इतनी स्लो है कि आप पूरी लाइफ टाइम में इसको होते हुए नहीं देख सकते। क्लियर है? इंपॉर्टेंस क्लियर होगी। उसके बाद आगे चले, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप इन दिस चैप्टर। रब कर दे, चलो। इस पूरे चैप्टर में जो जो भी आप टॉपिक्स पढ़ेंगे वो टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी फर्स्ट पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड पॉइंट होगा फैक्टर्स
अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड होगा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस। फोर्थ होगा टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। और लास्ट में होगा फिफ्थ वाला कोलिजन थ्योरी। तो टोटल कितने टॉपिक हैं? 5 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर पे। ज़्यादा पेपर बेटा इसमें से आएगा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में से लगभग 70% सीबीएसई बोर्ड पेपर डालता है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में से 5% होगा लगभग। कोलिजन थ्योरी में अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। टेम्परेचर डिपेंडेंस में भी कभी कभार आ चुका है, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन में अप्रोक्सीमेटली 20% पेपर आता है। फैक्टर अफेक्टिंग में भी आता है। ऊपर वाले 3 टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा पेपर आएगा। लिख लिया बेटा? चलिए, 3 तरह की स्पीड होती है। एक होती है वेरी स्लो, एक होती है वेरी फास्ट और एक होती है मॉडरेट। अब फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग 3 टाइप की रिएक्शन है। पहली है वेरी स्लो, वेरी स्लो, दूसरी होगी वेरी फास्ट और तीसरी होगी मॉडरेट। तीसरी रिएक्शन होगी मॉडरेट रिएक्शन। वेरी स्लो की बात करें तो वेरी स्लो रिएक्शंस कौन सी होती, जिनको मंथ या ईयर्स लगते हैं कंप्लीट होने में, काफ़ी लंबा टाइम लगता है, ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी रिएक्शन आ जाएगी? रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरी रिएक्शन डायमंड टू ग्रेफाइट, ये रिएक्शंस काफ़ी स्लो होती हैं। वेरी स्लो रिएक्शंस का, क्योंकि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें कुछ काम करने होते हैं। बट अगर कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होगी तो प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट करना है या कोई चीज़ और ऐसी जिसको कई साल लगते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में, तो ऐसी रिएक्शंस को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पे ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में नहीं आएगा। प्रैक्टिकली हम कुछ चीज़ों को कन्वर्ट नहीं कर सकते जिनको कई साल लगते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस हम स्टडी नहीं करेंगे। वेरी स्लो रिएक्शंस को स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं। वेरी फास्ट आयनिक रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें आयंस इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl ने AgNO3 के साथ रिएक्शन की और NaNO3 और AgCl बन गया। NaCl के आयंस वाटर में थे, AgNO3 के भी वाटर में थे, बट इनकी आपस में बन नहीं रही थी। तो इन दोनों को जब आपस में मिक्स किया गया तो NaNO3 की आपस में बन गई और AgCl की तो बहुत ज़्यादा बनी, वो सॉलिड हो गया। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻10 सेकंड्स के बीच में कंप्लीट हो जाती है। इतने कम समय में ये कंप्लीट हो जाती है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो रिएक्शन ही कंप्लीट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का फ़ायदा कोई नहीं इसका। तो ये भी रिएक्शंस नहीं की जाएंगी, ये रिएक्शंस भी नहीं होगी। तो फिर रह कौन सी गई? मॉडरेट रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल शुगर से अल्कोहल बनने का प्रोसेस, इस तरह की जो रिएक्शंस है ये मॉडरेट रिएक्शंस होंगी। और मॉडरेट रिएक्शंस को ही हम इसमें चैप्टर में स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो 3 तरह की रिएक्शंस होंगी, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट। तो मॉडरेट रिएक्शंस ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वेरी फास्ट और वेरी स्लो नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? चलें आगे। ओके, आगे है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रब कर दे।
चलो चलिए, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में मान लेते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये केमिकल रिएक्शन है। अब स्पीड ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालते हैं? स्पीड को कैसे निकालते हो आप? डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम के साथ निकाला जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को, अब इसमें स्पीड नहीं है, इसमें क्या है? कंसंट्रेशन है। किसकी? या तो प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, कितना टाइम लिया कंसंट्रेशन ने चेंज होने में, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? चेंज होगी। मान लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव के पॉजिटिव? नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में आया चेंज अपॉन टाइम में आया चेंज, तो ये क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव साइन लगाया जाएगा इस पर, ठीक है जी। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों लगाते हैं? क्या कभी स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नो। बट डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और टाइम भी हमेशा पॉजिटिव होता है। चाहे आपने रिवर्स गियर डाला हुआ है, रिवर्स गियर डाला हुआ है और गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है तो भी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस पॉजिटिव ही रहेगा। तो स्पीड भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि जो चेंज आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए नेगेटिव साइन यूज़ किया जाएगा। तो सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे आगे। रब कर दें, यस सर। और सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। क्यों लगाया गया? मान लो कि इनिशियल कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की Ri और मान लो R1 मान लेते हैं और फाइनल कंसंट्रेशन है R2, तो R1 जो है वो हमेशा R2 से बड़ा होगा। और हम जो चेंज करेंगे, मान लो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। और R2 माइनस R1 क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि R2 छोटा है R1 बड़ा है, तो डेल्टा R क्या होगा? नेगेटिव होगा और डेल्टा T पॉजिटिव होगा। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव साइन इसमें से निकला और एक माइनस का साइन खुद लगा दिया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। डेल्टा R जो आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। आगे माइनस का साइन लगा दिया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, ठीक है जी। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा? P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, तो डेल्टा P ओवर डेल्टा T। और इसके आगे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए नहीं आएगा। क्लियर हो गया? समझ लगी? चले आगे, चलो अब कुछ रिएक्शंस करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन उनका कैलकुलेट करेंगे। चले आगे, चलो। मान लीजिए हाइड्रोजन और आयोडीन ने रिएक्शन की, हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन में HI प्रोड्यूस हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ओवर डेल्टा T माइनस का साइन इज इक्वल टू डेल्टा I2 ओवर डेल्टा T। देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखी, डेल्टा डाला, डेल्टा T, आगे नेगेटिव साइन, और यहाँ पे आएगा डेल्टा HI
ओवर डेल्टा टी और इसके आगे आएगा 1/2। अब ये क्यों आया, वहाँ पे 2 था, आगे जाके 1/2 क्यों हुआ? क्योंकि जिस रेट से H2 डिक्रीज हो रहा है या डिसअपेयर हो रहा है, उससे डबल रेट पे HI प्रोड्यूस हो रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2 के ख़त्म होने की रेट को डबल करोगे तो HI के ख़त्म बनने की रेट आएगी। तो यानी कि इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ I2 और वो किसके इक्वल होगी? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI। यानी HI जिस रेट से बन रहा है उससे डबल रेट पे H2 ख़त्म हो रहा है। क्लियर हो गया चीज़? अब H2 जिस रेट से ख़त्म हो रहा है उसके हाफ रेट से HI बन रहा है, तो इसलिए हाफ लगा इस पे। जो भी कोफिशिएंट होगा वो उसी के साथ रेट ऑफ रिएक्शन में एक्सप्रेशन में डिवाइड होगा। कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई हो रहा था वही क्या होगा? डिवाइड होगा। क्लियर है? चलिए आगे। अब एक एक्सप्रेशन मैं रिएक्शन आपको लिख के देता हूँ, ये एक्सप्रेशन आप खुद लिखोगे। चलो रिएक्शन है A+2B गिव राइज टू 3C। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, क्या आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? माइनस डेल्टा A ओवर डेल्टा T, आगे क्या लिखेंगे आप? माइनस हाफ डेल्टा B ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा C ओवर डेल्टा T। क्लियर है? आगे लिखो 2NO प्लस O2 गिव राइज टू 2NO2। ये आप खुद सॉल्व करो, करिए सॉल्व इसको। हाँ जी बोलो, क्या आएगा इसका? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा NO ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा माइनस O2 ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NO2 ओवर डेल्टा T। क्लियर हो गया जी? जो चीज़ जो नंबर कोफिशिएंट था वही अब उसके साथ डिवाइड हो गया। अब यूनिट क्या आएगा इसका? यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। याद रखिए दो चीज़ों में अगर कंसंट्रेशन, या तो कंसंट्रेशन दी होगी या अगर गैस है तो प्रेशर दिया होगा। अगर कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन के लिए ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन और नीचे चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन में चेंज किस, यानी कि मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। और टाइम का सेकंड, तो यूनिट क्या आएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। और अगर प्रेशर दिया हुआ है और नीचे टाइम दिया हुआ है तो क्या आएगा? ATM सेकंड इनवर्स। तो यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर हो गया। प्रेशर के लिए ATM पर सेकंड और कंसंट्रेशन के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड। कर दे रब, हो गया? चलिए नेक्स्ट। और रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होता है। जैसे स्पीड दो तरह की होती है। स्पीड कौन कौन सी दो तरह की कौन सी स्पीड होती है? मान लो आप A से चले और B पे जाके, ठीक है जी, A पॉइंट से चले और B पे आपका जो ट्रिप था वो ख़त्म हो गया।
अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर है और आपने इसको कवर किया 1 आवर के अंदर, तो आपकी जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। रास्ते में आप रुके, आपकी स्पीड 80 की थी, आपकी 100 की स्पीड थी, 20 की स्पीड थी, बट जो स्पीड एवरेज आई वो कितनी आई है, 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इनिशियल फाइनल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल टाइम ऑफ माइनस इनिशियल टाइम, तो ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या आ गई, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि मान लो आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आप इस पॉइंट पे हैं, उसके बाद आप इस पॉइंट पे हैं, ये मान लो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 और ये R2, यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको टाइम लगा डेल्टा टी, और R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा R ओवर डेल्टा टी, और क्योंकि इनिशियल अगेन नेगेटिव का साइन, तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन था एवरेज। एवरेज का मतलब आपके पास दो चीज़ें थी, इनिशियल और फाइनल, इनके बीच का आपने गैप निकाला। क्लियर है। दूसरी जो होगी, अब मान लीजिए कि आप किसी व्हीकल पे जा रहे हैं, किसी स्कूटी पे, बाइक पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो रेट ऑफ मतलब स्पीड आएगी, मान लो आपने स्पीडोमीटर पे नोट किया कि आपकी स्पीड उस टाइम पे 40 किलोमीटर पर आवर है या 60 किलोमीटर पर आवर है, वो उस पर्टिकुलर टाइम पे है, तो वो कौन सा होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। और अगर आप केमिकल रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं, उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है वो पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम, और उस टाइम पे जो टाइम इंटरवल होगा, जो पर्टिकुलर टाइम होगा, तो टाइम इंटरवल कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। टी अप्रोचेज 0, टी 0 कभी नहीं होगा, टी अप्रोचेज 0 होगा। क्लियर है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ग्राफ से इसको समझेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। चलिए अब ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करेंगे, इंस्टेंटेनियस को और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को। एक एक्सिस पे लगेगा टाइम, दूसरे में लगेगा कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, और यहाँ पे चेंज इन टाइम। तो मान लो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक पॉइंट आपने टाइम लिया T1 और दूसरा टाइम लिया T2। T1 पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आई, वो कितनी आई, R1, और जो T2 पे आई वो कितनी आई, R2 आई। ठीक है जी। और क्योंकि स्लोप नेगेटिव है और ये R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ये हो गया स्लोप। ठीक है जी, ये हो गया स्लोप। तो ये कितना आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। स्लोप इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो कितना है ये, R2 माइनस R1। अब क्योंकि R1 ऊपर है, R2 नीचे है, तो आगे नेगेटिव साइन लगेगा, माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा R ओवर डेल्टा T। आंसर आ गया। क्योंकि R1 ऊपर है, R2 नीचे है, तो आप R2 माइनस R1 करते हैं तो आगे नेगेटिव साइन तो आएगा ही, और T2 माइनस T1 तो ठीक है जी, अपनी जगह पे लगाया, आंसर आ गया। अब प्रोडक्ट के लिए दूसरा चीज़ जो होगा वो क्या है, प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कॉन्टीन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे मान लो मैंने टाइम लिया T1 और दूसरा एक और टाइम लिया इंटरवल T2, तो T1 पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी P1 और यहाँ पे थी P2। तो जो स्लोप आएगा वो ये होगा, ये है, ये P1 और ये P2। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो गया, P2
माइनस P1 इज इक्वल टू अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। हो गया। ये स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो इसके आगे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ये स्लोप नेगेटिव था तो इसके आगे माइनस का साइन आया। क्लियर हो गया। अब ग्राफ करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रैक्शन के। द नेक्स्ट ग्राफ विल बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रैक्शन का। बना लिया? चलो नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसके ग्राफ। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ एक ही टाइम लिया जाएगा, टाइम t। उस टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, R। और क्योंकि एक ही पॉइंट है कर्व पे, तो जहाँ पे भी ये ग्राफ ड्रॉ होगा वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी जो कि उस कर्व की टेंजेंट होगी। क्लियर है? उस पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट क्या है, स्लोप है, और स्लोप क्या होगा इसमें, नेगेटिव। और ये जो एंगल है ये क्या होगा, थीटा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पूरा ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं ऐसे। तो स्लोप इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्योंकि टाइम जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 0, टाइम अप्रोचेज 0, तो डेल्टा R ओवर डेल्टा T। अगर टाइम अप्रोचेज 0 हो तो डेल्टा जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, D में, dr ओवर dt। क्लियर है? हो गया क्लियर? dr। अब d क्यों यूज़ किया गया, d होता है स्मॉल चेंज के लिए और डेल्टा लार्ज चेंज के लिए। जहाँ पे इनिशियल और फाइनल चीज़ें हैं वहाँ पे क्या यूज़ होगा, डेल्टा। और जहाँ पे बिल्कुल स्मॉल चेंज है, जहाँ पे टाइम अप्रोचेज 0 है, वहाँ पे क्या चेंज आएगा, d आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ग्राफ है टाइम, और यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्योंकि कंसंट्रेशन कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो मान लो कि टाइम लिया मैंने t, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी p, उस टाइम पे यहाँ पे जो कर्व टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा इसके ऊपर, ये वाला। तो स्लोप किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन के, यानी कि dp ओवर dt के। क्लियर है? आगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। समझ लग गया सबको? क्लियर है? ओके, बोरिंग तो नहीं है? नहीं, चलो फिर आगे। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो खाना बनाया जाता है या मैगी बनाई जाती है, तो मैगी बनाने के टाइम पे आप कैसे चेक करते हैं कि मैगी कितनी देर में बनेगी? वैसे लिखा होता है 2 मिनट में, 2 मिनट में बनती नहीं, कभी ज़्यादा टाइम लगता है। जब बीच में से आप एक नूडल निकाल के चेक करते हैं कि ये बनी कि नहीं बनी और कितना टाइम और लगेगा, तो इसी तरह से एक सैंपल कलेक्ट किया जाता है जब रिएक्शन चल रही होती है। जब रिएक्शन चल रही होती है तो बाकी सारी कंडीशंस को कांस्टेंट कर दिया जाता है, टेम्परेचर 0 डिग्री कर दिया जाता है, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाता है, इवन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट कर दी जाती है। उस टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट होगा, ठीक है,
तो वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया गया। क्लियर होगी चीज़? एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमिन किया जाता है? सारी कंडीशंस को कांस्टेंट कर दिया जाता है। व्हेन टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच, ऑप्टिकल डेंसिटी, हर चीज़ को जब कांस्टेंट कर दिया जाए, उस टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर लिया जाएगा। याद रखिए, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन ना तो कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, ना उसकी ज़रूरत हो, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO कितने हैं? 4। यानी कि NO के बनने की जो रेट है वो अमोनिया के कंपैरिजन में कितनी है? बराबर है। अगर 4 NO बने तो 4 ही अमोनिया बने, यानी दोनों का रेट, इसके बनने का और इसके डिसअपेयर होने का रेट दोनों का सेम है। तो इसका मतलब है ए पार्ट, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ NH3 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, जो कि किसके इक्वल है? जो कि है 3.6 × 10⁻³ MS⁻⁻1। और बी न्यूमेरिकल क्या था? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर के बनने की रेट जो है, H2O के बनने की रेट NO के कंपैरिजन में कितनी है? H2O के बनने की रेट यानी 6 को उधर ले जाओ तो इधर आएगा। मान लो रेट ऑफ रिएक्शन आता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो आता है वो आता है 1/4 NO /dt इज इक्वल टू 1/6 dH2O/dt। तो dH2O dt यानी कि ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर किसके इक्वल हो गया? 6/4 ऑफ dNO/dt, जो कि किसके इक्वल है? 3.2 × 3.6 × 10⁻³ ये किसके इक्वल हो गया? 5.4 × 10⁻³ M⁻⁻1 हो गया। इजी है, आसान है।